हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग पीजीबीपी चैप्टर पे कहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ओके। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। मुझे उम्मीद तो है कि आपका हो गया होगा, बट फिर भी एक बारी डिस्कशन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 बताया था, मिस्टर जोत ओन्स द फॉलोइंग मशीनरी ऑन 1/4/2023, मशीनरी एच, आई और जे। ही एक्वायर्स अ न्यू मशीनरी 60,000 मशीनरी। अच्छा ये बताओ, ये जो मशीनरी खरीदी गई है 2/11/23 को खरीदी गई है, तो क्या ये लेस देन 180 डेज है? हाँ, तो क्या लगेगा? हाफ रेट। अच्छा, मशीनरी आई एंड जे आर सोल्ड ऑन 15 March 2024 फॉर कंसिडरेशन ऑफ 180 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। क्या करना है दोस्तों? बस सबसे पहले तो ओपनिंग डब्ल्यू लिखना है। क्या मैं यहीं पे लिख दूं इसको? ठीक है, 70,000 प्लस 164 प्लस 84,000, ये हो गया 3,18,000। क्या कोई नया एसेट परचेज किया है? यस। कितने का? 60,000 का। मुझे बताओ, ये हो गया वैल्यू ऑफ ब्लॉक। वैल्यू ऑफ ब्लॉक आ गया, उसमें से माइनस करना है जो एसेट बेचे गए हैं। तो 180 और 40, मैंने एक दो एसेट बेच दिए हैं पुराने में से, 180 और 40 यानी 220 का माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2,20,000 माइनस कर देते हैं। मुझे बताओ कितना बचा? 318 प्लस 60, 318 प्लस 60 माइनस 2,20,000, ये हो गया 1,58,000। बच्चों, ये जो 1,58,000 बच गया, ये बच गया क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब मुझे बताओ, इस पर डिप्रिसिएशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे? क्या क्वेश्चन में ये बात क्लियरिफाई कर दी गई है कि मैंने ये वाली मशीनरी नहीं बेची? हाँ, ये वाली मशीनरी नहीं बेची, तो इसका मतलब है 60,000 पे हाफ और बाकी पर फुल। यस और नो? सो 1,58,000 है ना, इसमें से 60,000 पे हाफ लगा दो। हाफ कितना होगा? 7.5%। बोलो। और बाकी जो बच गया वो कितना रह गया? 98,000 पे 15% कर दो। बोलो। तो 98,000 पे 15% हो गया कितना? 14,700। और 60,000 पर 7.5%, ये हो गया 4,500। टोटल कितना हो गया? 19,200। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये आ गया हमारा आंसर। क्या कोई कैपिटल गेन या कोई कैपिटल लॉस आएगा? नो, देयर इज नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। अच्छा, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस के बारे में हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है ना, तो वही टॉपिक मैंने आपको करवाना है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ये कैपिटल गेन कैपिटल लॉस कैसे आता है। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। कैपिटल गेन हमारा अगला टॉपिक है, उसका नाम है कैपिटल गेन इन द केस ऑफ, कैपिटल गेन इन केस ऑफ depreciable assets, in case of depreciable assets। बताओ, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स में कैपिटल गेन कैसे हमें फाइंड आउट करना है, तो बताओ क्या करते हैं इस केस में। इस केस में ना दो तरह के केसेस होते हैं। कैपिटल गेन की जब हम बात करते हैं ना, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, इसमें दो तरह के केसेस होते हैं। डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब क्या है? ये वो एसेट्स की बात कर रहे हैं जो एसेट्स का हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, है ना। सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स को एक ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, जो नेचर सिमिलर हो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम हो। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब उनको अगर बेचा जाए तो क्या कोई कैपिटल गेन राइज होता है? बच्चों याद है ना हमारी 5 टाइप्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। बेचने पर तो कैपिटल गेन होना चाहिए, बट अभी तक हम लोगों ने उस पर चर्चा नहीं करी थी, मैं वो बात करने जा रहा हूं। बच्चों, इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला, इफ होल ब्लॉक, इफ होल ब्लॉक ceases to exist। नंबर दो, इफ पार्ट ऑफ ब्लॉक ceases to exist, पार्ट ऑफ ब्लॉक ceases to exist। या तो होल ब्लॉक बिक गया या पार्ट ऑफ ब्लॉक ceases to exist, मतलब कुछ बिका कुछ नहीं बिका। अगर कंप्लीटली सारा ब्लॉक बिक गया, होल ब्लॉक बिक जाने का मतलब क्या है? होल ब्लॉक बिक जाने का मतलब क्या है? ऑल एसेट्स ऑफ द ब्लॉक वर सोल्ड।
कोई एसेट नहीं बचा ब्लॉक के अंदर। क्या ये बात समझ में आती है? जबकि इसमें फ्यू एसेट्स ऑफ ब्लॉक वर सोल्ड, कुछ एसेट्स बेचे हैं, इसका मतलब है कुछ एसेट्स नहीं बेचे हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब बताओ, जब सारा का सारा ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट का केस हो, सारा ही एसेट्स बेच दिए गए हो, ऑल द एसेट्स वर सोल्ड, तो ऐसे केस में इसमें दो केस होंगे। कितने केस होंगे? दो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो, मान लो एग्जाम्पल में किससे लिखूं? पर्पल कलर से लिखते हैं। ओके, आओ। मैंने कहा मान लो मेरे पास ओपनिंग WDV में 5 एसेट्स पड़े हुए हैं 10 लाख रुपए के। कितने के एसेट्स पड़े हुए हैं? 10 लाख के। मैंने एक नया एसेट खरीदा है, एक नया एसेट खरीदा है 2 लाख रुपए का। कितने खरीदा है? 2 लाख रुपए का। मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के हो गए? 12 लाख रुपए। क्या मैं कह सकता हूं ये वैल्यू ब्लॉक है 6 एसेट्स की? बोलो यस और नो एवरीवन। यस। इसमें से मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। कितना एसेट बेच दिया? सारे के सारे बेच दिए, सारे के सारे बेच दिए, 6 के 6 बेच दिए। बताओ कितने के बेच दिए? 15 लाख में बेच दिए, 15 लाख में बेच दिए। पता है ये 3 लाख रुपए क्या होगा? ये 3 लाख रुपए क्या होगा? ये 3 लाख रुपए बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बच्चों, कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तब होता है जब भी कभी एसेट को विद इन 3 इयर्स होल्ड करके बेचा जाए। विद इन 3 इयर्स मतलब 3 सालों के अंदर अंदर बेच दिया जाए तो वो शॉर्ट टर्म होता है। 3 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचा जाए तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पर ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये कैसे पता चलता है? एक्चुअल में ना, सेलिंग प्राइस जब हम एसेट को बेचते हैं, इसको हम लोगों ने किससे कंपेयर किया? इस वैल्यू से कंपेयर किया। ये वैल्यू कब की है? इसी साल की है। तो WDV, ये जो वैल्यू ऑफ ब्लॉक है, ये किस साल की वैल्यू आ रही है? ये इसी साल की वैल्यू तो आ रही है। जो ओपनिंग WDV है, इसका मतलब क्या होता है? पिछले साल की जो वैल्यू थी उसमें से इस पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची, वो वैल्यू है ये 10 लाख। तो क्या मैं कह सकता हूं ये आज की वैल्यू है? यस। और आज की वैल्यू को कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस के साथ, तो जो डिफरेंस है वो गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? शॉर्ट टर्म होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख रुपए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 3 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ओके, अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी कभी सारा ब्लॉक बेच दिया जाए तो क्या मेरे पास कोई क्लोजिंग WDV बच जाएगी? जल्दी बताओ, क्लोजिंग WDV बचेगी? नहीं बचेगी। कैसे बचेगी भाई? नॉट एप्लीकेबल। बेटा जब एसेट्स ही नहीं है तो काहे की WDV? हाँ, कोई एसेट नहीं है तो कोई WDV नहीं होगी। क्लोजिंग WDV क्या बचेगा? NA, नॉट एप्लीकेबल। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल समझना। मान लो मेरे पास, मैं इस एग्जांपल को कलर चेंज करता हूं। मान लो मेरे पास 5 एसेट हैं 10 लाख रुपए के। कितने के? 5 एसेट हैं 10 लाख के। मैंने एक न्यू एसेट खरीदा है 2 लाख का। टोटल कितने हो गए? 12 लाख के। कितने एसेट हो गए? 6 एसेट हो गए मेरे पास 12 लाख के। मैंने क्या किया? मैंने 6 के 6 बेच दिए। पता है कितने में बेच दिए? 10 लाख में बेच दिए। मैंने 6 के 6 एसेट्स बेच दिए, 10 लाख में बेच दिए। 12 लाख का ब्लॉक 10 लाख में बेच दिया। क्या हुआ? मुझे बताओ, ये 2 लाख रुपए क्या आएगा? क्लोजिंग WDV। गलत जवाब। 6 एसेट थे, 6 के 6 बेच दिए, तब WDV किसकी होगी? हवा की। जब एसेट ही नहीं है तो WDV किसकी होगी? नहीं होगी भाई। तो ये 2 लाख रुपए क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। क्या है ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। क्या ये बात समझ में आई? और क्लोजिंग WDV क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल। क्लोजिंग WDV क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो क्लोजिंग WDV नॉट एप्लीकेबल, WDV है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? तो ये जो केस मैंने आपको बताया ना, जो पहला केस बताया है वो है कैपिटल गेन का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, ठीक है। और ये वाला जो केस है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसके रूल को, इसको आप मार्क कर सकते हो। ये जो है याद करने के लिए कि एक केस बन सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, एक केस हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का। मतलब जब सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं तो कोई WDV की वैल्यू बचने का मतलब ही नहीं बनता ना, जब सारे ही एसेट बेच दिए ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो सारा ब्लॉक ही बेच दिया तो या तो कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा। क्लियर? आगे आ जाओ। अब जरा वापस पर्पल कलर से वापस पढ़ते हैं। अच्छा,
पहले तो एक बारी फिर से हमें वैसी ही कैलकुलेशन फिर से करनी है। जब पार्ट ऑफ ब्लॉक होगा तो क्या होगा, ये देखो ओपनिंग WDV, कितने एसेट्स हैं 5, कितने के हैं 10 लाख। क्या मैंने कोई न्यू एसेट खरीदा है, यस, कितने का 2 लाख का। कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल, मेरे पास टोटल 6 एसेट्स हो गए और इन 6 एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 12 लाख रुपए। इज दैट क्लियर, 12 लाख रुपए। मैंने इन 6 एसेट्स में से 4 एसेट्स बेचे हैं। कितने एसेट्स बेचे हैं दोस्तों बताओ, 4 एसेट्स बेचे हैं, 6 के 6 नहीं बेचे, 4 बेचे हैं, तो मतलब कुछ बच गए हैं। और पता है कितने के बेच दिए हैं, 15 लाख में बेच दिए हैं। ओ माय गॉड, 15 लाख में बेच दिए 4 एसेट्स। क्या होगा यहां पर, कैपिटल गेन होगा। 12 लाख के 6 एसेट थे, मैंने 15 लाख में 4 बेच दिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्वांटिटी क्या है, बट ये बात कंफर्म है कि कुछ ना कुछ WDV बचेगी। बताओ क्या बचेगी, जीरो, अंडा। अरे भाई एसेट की वैल्यू थी 12 लाख, उसमें से जब 15 लाख माइनस करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, वो तो जीरो होगा, नेगेटिव थोड़ी ना होगा, जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आती है। बट यहां पर आप कह सकते हो देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 3 लाख रुपीज, यस और नो एवरीवन। तो क्या ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम लोगों ने यहां पे पढ़ी थी, बोलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए होगा, यस और नो एवरीवन, 3 लाख रुपए। मुझे बताओ दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है। मानो आपके पास 5 एसेट थे, कितने रुपए के 10 लाख के, फिर आपने एक नया एसेट खरीदा, कितने का 2 लाख का। टोटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितने एसेट हैं 6, कितने रुपए के 12 लाख के। इज दैट क्लियर। अब इसमें से मैंने क्या कर दिया है, मैंने 4 एसेट बेचे हैं। कितने एसेट बेचे हैं 4, 6 में से कितने बेचे हैं 4 बेचे हैं। अब मुझे बताओ जब मैंने 6 में से 4 बेचे हैं, मैंने ये बेचे हैं 10 लाख के, क्या ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो गया जैसे मैंने अभी तक करवाया है। बताओ 6 में से 4 बेचे हैं तो 2 बचे हुए हैं, तो ये वैल्यू क्या है, ये क्लोजिंग WDV ही तो है। किन एसेट्स की, बाकी के बचे हुए 2 एसेट्स की, कितने रुपए 2 लाख रुपए, बोलो हाँ या ना। यहां पर तो निल हो रहा था, क्यों 12 लाख रुपए की वैल्यू थी, 15 लाख माइनस कर रहे हो तो जीरो ही होना था ना। बट यहां पर 12 लाख की वैल्यू थी, 10 लाख माइनस कर रहे हो तो 2 लाख बच रहा है, ये रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू है 2 लाख रुपए। तो क्या इसमें डेप्रीसिएशन होगा, यस, इस पे डेप्रीसिएशन निकाला जाएगा। बताओ कोई गेन है क्या इधर, ना, नो गेन नो लॉस, ना ही कोई गेन है ना ही कोई लॉस है। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, आसान है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा याद रखना है गेन इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। बताओ गेन इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, व्हाई, क्योंकि जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ये कब की वैल्यू है, ये इसी साल की वैल्यू है दोस्तों। कब की वैल्यू है, इसी साल की वैल्यू है। कैसे पता लगा, ओपनिंग WDV इसी साल की वैल्यू है, हाँ या ना, इस साल की शुरुआत की वैल्यू जब हम लोग कंपेयर। अच्छा अगर ये हो सकता था कि यही एसेट जो ओपनिंग WDV लिखा है इसकी कॉस्टिंग आज से 10 साल पुराने की है, तो 10 साल पुरानी जो चीज थी उस 10 साल पुरानी चीज को जब आपने इसको बेचा, जब आपने इसको बेचा 10 साल पुरानी चीज को, तो गेन तो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। बट बेटा क्या मैं उसको कॉस्ट से कंपेयर कर रहा हूं, नहीं, WDV से कंपेयर कर रहा हूं, आज की वैल्यू से। इस वजह से मेरा गेन हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेगा। क्या यह बात क्लियर होती है सब बच्चों को। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को। अच्छा तो फिर बताओ, अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी किया डिस्कस, क्या इसमें कोई गेन आ रहा है, नहीं। ये देखो क्लोजिंग WDV कितना था 158, कोई गेन लॉस बचेगा ही नहीं। गेन लॉस कब होगा, जब सारा ब्लॉक बेच दिया जाए या कुछ ब्लॉक बेच दिया गया और तब WDV क्या हो गई थी, जीरो हो गई। गेन तो तब हो सकता है, लॉस कब हो सकता है, लॉस कब हो सकता है, लॉस हो सकता है जब वैल्यू, जब सारे के सारे एसेट बेच दिए जाए। अगर कुछ एसेट बचे हैं तो ये वैल्यू बची है ना, इसका मतलब जो वैल्यू है वो रिमेनिंग एसेट्स की है, जो भी ये WDV बची है रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू है। इज दैट क्लियर एवरीवन। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। 7 द WDV ऑफ द मशीनरी 15% ब्लॉक एज ऑन 1/4/2023 इज 2,20,000। एक नई मशीन खरीदी है, परचेज किया ऑन 14th of August 2023 फॉर 80,000।
which is also eligible for depreciation at the rate of 15%. All the assets in this block, including the new machinery, are sold for 8 Feb 2024. बेच दिया. Compute DEP and STCG, STCL for the assessment year 24-25 if the sale consideration is 2 lakh. नंबर 2 380. तो आपको दोनों तरीके से निकालना है. आओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर है 7. मुझे बताओ मेरे को क्या फाइंड आउट करना है. मुझे फाइंड आउट करना है कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. बताओ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले होता है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू. बोलो हाँ या ना. ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू कितना दिया हुआ है. 2,20,000 दिया हुआ है. यस. इसके बाद हम क्या करने वाले हैं. इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं जो नया एसेट खरीदा है. न्यू एसेट परचेज्ड. न्यू एसेट परचेज्ड. बताओ कितने का खरीदा है. न्यू एसेट परचेज कितने का खरीदा है. 80,000 का खरीदा है. क्या ये पुट टू यूज लेस देन 180 है. नहीं, ये तो 180 से ज्यादा बनेगा. 14 अगस्त है ना. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने 180 से ज्यादा ही बनेंगे. तो बताओ ये 80,000 टोटल कितने हो गए. 3 लाख. अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या किया. आपने सारे एसेट्स बेच दिए. क्लियर है क्वेश्चन में. सारे ही एसेट्स बेचे हैं. जब सारे एसेट बेचे हैं तो ये तो वैल्यू ऑफ ब्लॉक हो गया. जब आप सारे ही एसेट बेच रहे हो, बताओ, जब आप सारे ही एसेट बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स जो बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं. 1 लाख नहीं, 2 लाख के बेचे हैं. तो अगर 2 लाख के बेचे हैं तो बताओ जब सारे ही एसेट बेच दिए तो क्या कोई क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का सवाल उठता है क्या. नहीं उठता है. नॉट एप्लीकेबल लिखोगे. क्या लिखोगे. नॉट एप्लीकेबल. नील नहीं लिखोगे, नॉट एप्लीकेबल लिखोगे. रीजन, एसेट होगा तो डब्ल्यूडीवी होगी ना. तो नील भी लिखना बेकार है. नील नील क्यों लिखना. नील का मतलब होता है वैल्यू जीरो है. बट यहां पे वैल्यू जीरो नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है. मुझे बताओ कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का बचे. सॉरी कैपिटल गेन नहीं, 3 लाख की लॉस हो गया ना. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. बताओ कितने का लॉस हो गया. 1 लाख रुपए का लॉस हो गया. क्या ये बात क्लियर है सबको. इज दैट क्लियर एवरीवन. मुझे बताओ डेप्रिसिएशन लगेगा क्या. डेप्रिसिएशन लगेगा क्या. डेप्रिसिएशन क्या आएगा. जीरो. डेप्रिसिएशन क्या आएगा. जीरो. नील. इज दैट क्लियर एवरीवन. मुझे बताओ सेकेंड पार्ट. इसी का सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपको दी हुई है कितनी. 220. फिर इसके बाद न्यू एसेट जो परचेज किया था, न्यू एसेट जो परचेज किया था वो 80,000 का ही था. तो वो वैसे का वैसे ही लिख देते हैं. टोटल कितना हो गया. 3 लाख. फिर इसके बाद ये हो गया वैल्यू ब्लॉक. माइनस कर देते हैं इसमें से सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड. ठीक है. और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3,80,000 का बेच दिया. तो 3,80,000 का जब बेच दिया तो कैपिटल गेन हो गया. सारे ही एसेट बेच दिए ना. तो 80,000 का क्या हो गया. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कुछ बचेगा. नॉट एप्लीकेबल लिख दो. क्या लिख दो. नॉट एप्लीकेबल. इज दैट क्लियर. और डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा. ऑब्वियसली नील. जीरो. नॉट एप्लीकेबल. क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन. ठीक है जी. तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है. आगे आ जाते हैं. मैं एक नए टॉपिक पे बढ़ रहा हूं. राइट डाउन हेडिंग. इसका नाम है प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन. राइट डाउन. प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन. प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन. Now, what is proportionate depreciation? Write down under this. फिर बताता हूं क्या है. The depreciation shall be allowed proportionately in the following circumstances. First,
कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इनटू कंपनी। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको प्रोपोर्शनेट करना होगा। होता क्या है मैं बताता हूं, पहले लिख लेते हैं। नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस otherwise then by way of death। otherwise then by way of death। नंबर 4, amalgamation of companies। नंबर 5, डीमर्जर ऑफ कंपनी। बताओ दोस्तों क्या कहना चाहता है? कहता है इन सिचुएशंस में आपको डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेटली अलाउ करना चाहिए। ध्यान से समझते हैं। मान लो 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 ये एक ईयर चल रहा है। इस ईयर के बीच हुआ क्या? इस ईयर के बीच आपके पास पहले से ही कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं 80 लाख रुपए के। कितने के एसेट्स पड़े हुए हैं? 80 लाख रुपीस के। मुझे बताओ 1 अक्टूबर को आपने अपनी कंपनी, आप पहले प्रोप्राइटरशिप थे, क्या थे? सोल प्रोप्राइटरशिप थे, और आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इस डेट से कन्वर्जन हो गई, डेट ऑफ कन्वर्जन। मुझे बताओ दिमाग लगा के कि क्या ये प्रोप्राइटरशिप को पहले क्लोज करना होगा कंपनी बनाने के लिए? यस और नो एवरीवन? हाँ, पहले प्रोप्राइटरशिप क्लोज होगी फिर कंपनी खुलेगी, तो पहले प्रोप्राइटरशिप का P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्या प्रोप्राइटरशिप को भी डेप्रिसिएशन देना होगा? हाँ। क्या कंपनी को भी डेप्रिसिएशन देना होगा? यस, क्योंकि एसेट्स वही एसेट्स कुछ टाइम के लिए प्रोप्राइटरशिप के पास हैं और कुछ टाइम के लिए कंपनी के पास हैं। तो अगर मैंने बोला कन्वर्जन 1 अक्टूबर को हुई है, तो मुझे बताओ जो भी डेप्रिसिएशन होगा इन एसेट्स का, क्या यही एसेट्स मेरे पास इस 1 अक्टूबर को भी 80 लाख रुपए के पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं? पड़े हुए हैं। वो कंपनी के पास भी वही एसेट है। बट जो डेप्रिसिएशन है पूरे साल का, मान लो 10% के हिसाब से 8 लाख बनता है, क्या वो 8 लाख प्रोप्राइटरशिप को दे दूं या कंपनी को दे दूं, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर? जी हाँ, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 30, 31, 30, 31 और 30, ये हो गए करीब 1। अच्छा सितंबर भी है, 30 का सितंबर भी है, तो 183 टोटल हो गए 183 डेज। बोलो हाँ या ना? और बाकी आप लगा लो ना 365 है। 365 भी क्यों है? ये तो लीप ईयर है ना। हाँ लीप ईयर है, 366 दिन होंगे। 366 लीप ईयर 2024 इज लीप ईयर, फेब 29 डेज होंगे। तो 366 माइनस 183, ओ माय गॉड, ये तो 183 हो गया। ये तो मोए मोए हो गया। क्या हो गया? मोए मोए हो गया भाई, इक्वली बन गया ये तो। वैसे एक बात बताओ, जरूरी है क्या इक्वली बनना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो कोइंसिडेंटली केस बन गया 183। इज दैट क्लियर? हो सकता है यहां पर, हो सकता है 1 अक्टूबर को ना होकर कन्वर्जन 1 सितंबर को हुई होती, 1 जुलाई को हुई होती, कोई भी डेट को होती, तो उतने दिन का डेप्रिसिएशन हम प्रोप्राइटरशिप को दे देते और बाकी का बचा हुआ डेप्रिसिएशन हम कंपनी को दे देते। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब इसको करना कैसे होगा? राइट डाउन, करना कैसे होगा? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन।
फॉर होल ऑफ द प्रीवियस ईयर। पहले आप पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे, इररिस्पेक्टिव कि कुछ कन्वर्जन वाला केस हुआ था, पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो। स्टेप नंबर 2, डेप्रिसिएशन shall be proportionately allowed to predecessor or successor in the ratio of number of days for which assets has been held by each of them। सिंपल सी बात है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, डेप्रिसिएशन निकाल लोगे पूरे साल का और फिर उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? आओ जरा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। A sole proprietary concern whose WDV of the block of assets as on 1/4/2023 carrying 15% rate of depreciation was 5 lakh purchased another asset of the same block as on 1/4/2023 for 2 lakh. The said concern was succeeded by the company on 1/9/2023. After succession, the company purchased another asset of the same block on 1/1/2004. मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी 2004 को आपने एक नया एसेट खरीदा है, कन्वर्जन होने के बाद। कन्वर्जन कब हुई थी? 1 सितंबर 2023 को। उसके बाद आपने नया एसेट खरीदा है। ये जो नया एसेट खरीदा है 1,60,000 का, क्या इसका डिप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए या सिर्फ कंपनी को मिलना चाहिए? सोचो, दिमाग लगाओ। अरे हाँ, ये तो जो एसेट खरीदा है, ये एसेट कब खरीदा गया है? कन्वर्जन होने के बाद, 1/9/23 के बाद। यानी जब वो कंपनी क्या बन गई होगी? कंपनी बन गई होगी। क्या बन गई होगी? कंपनी बन गई होगी। यस और नो एवरीवन? ये हो गया 1/9/2023 और ये हो गया 1 जनवरी 2024। मुझे बताओ, जब मैं कह रहा हूं ये कंपनी बन गई होगी, उसके बाद खरीदा हुआ जो एसेट है, क्या उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ कंपनी को नहीं मिलना चाहिए? ये वाले जो एसेट्स होंगे, क्या इनका डेप्रिसिएशन सिर्फ कंपनी को नहीं मिलना चाहिए? और ये वाले जो एसेट्स हैं, जो यहां वाले एसेट्स हैं, वो किसको मिलना चाहिए? वो प्रोपोर्शनेटली अलाउ होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, आओ क्वेश्चन नंबर है 8। आपको फाइंड आउट करना है डेप्रिसिएशन। सो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन allowable to proprietorship and company। ठीक है, बट आपको पहले डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए, फिर प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में बांटेंगे। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले क्या करेंगे? ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक कितना दिया हुआ है? 5 लाख रुपए। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड। एसेट परचेज किया गया ड्यूरिंग द ईयर। यस, 1/4/2023 को खरीदा है। तो बताओ कितने का खरीदा है? 2 लाख रुपए का खरीदा है। मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ब्लॉक। मुझे बताओ, बच्चे कह रहे हैं सर ये 1,60,000 क्यों नहीं डाला? ये भी डालना चाहिए ना। हाँ, ये भी डालना चाहिए। क्या ये 1,60,000 नहीं डालना चाहिए? ये भी डालना चाहिए। बट मुझे एक बात बताओ, ये जो 1,60,000 है, इसका डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ नई वाली कंपनी को मिलेगा, प्रोप्राइटरशिप को नहीं मिलेगा। यस और नो एवरीवन? तो क्या मैं पहले कॉमन एसेट्स का हिसाब बना लूं, फिर मैं नए एसेट का ही बना लेता हूं? यस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये नए एसेट का तो नहीं है, इसमें सिर्फ कॉमन एसेट्स हैं 7 लाख रुपए। और फिर मेरे पास कुछ सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं, कुछ बेचा तो है ही नहीं। सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड
तो मेरे पास यही जो वैल्यू आएगी 7 लाख रुपए बच जाएगी। ये हो गया मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। जिनका डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट करना है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 15%। कितना आएगा? 1,05,000। बोलो हाँ या ना। 7 लाख रुपए, इसका 15%, 1,05,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब बताओ, क्या ये डेप्रिसिएशन आने के बाद कहानी खत्म हो जाती है? बस 1,05,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, अब इसको प्रोपोर्शनेट करना है। मुझे बताओ, क्या मैं न्यू एसेट का डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट भी यही लिख दूं? डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट। कौन से वाला न्यू एसेट? परचेज्ड बाय कंपनी, जो कंपनी ने खरीदी थी, है ना? क्या मैं कह सकता हूं आफ्टर कन्वर्जन? यस, आफ्टर कन्वर्जन। बताओ उस पर क्या डेप्रिसिएशन बन रहा है? टोटल है वो 1,60,000 का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हो रहा है? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, क्या ये लेस देन 180 बन रहा है? यस, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 7.5% ऑन 1,60,000। सो 1,60,000 का 7.5% कितना आएगा? 12,000 रुपए। तो ये मेरा टोटल डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है? 15% वाले का ये आएगा और 7.5% का ये आएगा आपके सामने। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मुझे बताओ, मेरे को क्या करना है? प्रोपोर्शनेट निकालना है। तो क्या करूं? इस डेप्रिसिएशन को बांट देता हूं। ये रहा सोल प्रोप्राइटरशिप और ये रहा कंपनी। तो मैं लिखता हूं डेप्रिसिएशन which is to be proportionately allowed। कितना अमाउंट है बताओ? जिसको प्रोपोर्शनेटली अलाउ करना है वो कितना अमाउंट है? 1,05,000। 1,05,000। मुझे बताओ, नंबर ऑफ डेज एसेट हेल्ड, कितने दिन के लिए प्रोप्राइटरशिप के पास था और कितने दिन के लिए कंपनी के पास था? तो वो देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/4/23 से लेकर 1/9/23 तक कंपनी सक्सीड, द सेड कंपनी वाज सक्सीडेड बाय द कंपनी। प्रोप्राइटरशिप कंपनी ने सक्सीड कर ली, यस और नो? तो 1/4/23 से 1/9/23 मतलब अप्रैल में कितने डेज हो गए? अप्रैल में 30 डेज हो गए, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31, क्योंकि 1 सितंबर को कंपनी बन गई है। तो 1 सितंबर को कंपनी बन गई है, तो सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 28, सॉरी जनवरी में तो 31 ना, फरवरी वाला लिख दिया। जनवरी में 31, फरवरी में, अच्छा फरवरी में क्योंकि ये लीप ईयर होगा 2024 है ना, हाँ, तो 29 और मार्च में 31। बताओ कितने डेज बनते हैं? 30, 31, 30, 31 और 31, ये बनते हैं 153 डेज। मुझे बताओ ये कितने बनते हैं? ये मैं ऐसे ही निकाल देता हूं, -366, तो ये बनते हैं 213 दिन। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब क्या करना चाहिए? मुझे डेप्रिसिएशन को बांट देना चाहिए प्रोपोर्शनेटली, है ना? तो डेप्रिसिएशन को बांट देना चाहिए। कैसे बांटेंगे? प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ कैसे बांटेंगे? 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 153 डिवाइडेड बाय 366 और यहां पे आएगा 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 213 डिवाइडेड बाय 366। बोलो यस और नो? सो ये हो गया 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 153 डिवाइडेड बाय 366, ये हो गया 43,893 और ये कितना हो गया? 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 213 डिवाइडेड बाय 366, 611,611,07। क्या ये बात समझ में आई? ये मैंने निकाल दिए प्रोपोर्शनेट, ठीक है? ये प्रोपोर्शनेट निकल गए। क्या कुछ अलाउड डेप्रिसिएशन सीधा कंपनी को ही मिलना चाहिए? डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू कंपनी ओनली, टू कंपनी ओनली। वो कितना था? क्या 12,000 रुपए था? यस। तो क्या मैं इसको टोटल कर दूं?
बताओ, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए प्लस बी कर दूं तो मेरा टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा 43893, और ये हो गया 61107 प्लस 12,000 73,107। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से मैं एसेट्स को बांटूंगा और डिप्रिसिएशन भी इसी तरीके से डिवाइड कर दूंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आपको देखना होगा कि वो कंपनी कब खुल रही है, कंपनी कब बन रही है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का इधर बांट देंगे और बाकी के दिन इधर डाल देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है बट कुछ एक बात समझने की जरूरत है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक टाइमलाइन है 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024, मैंने बोला 80 लाख के एसेट हैं, मैंने जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में भी बताया था 80 लाख के एसेट हैं 1/4/23 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, और कंपनी कन्वर्ट हुई थी कौन सी वाली तारीख को हुई थी? 1/9 को ना, 1 अक्टूबर ना, बहुत वो हो रहा था, यही वाला कर देते, 1/9 कर देते हैं, 1/9। ठीक है, उसमें क्या होगा, यहां पे क्या बनेंगे 153 डेज, और यहां पे क्या बनेंगे 212 दिन। ठीक है, 213 दिन। इज दैट क्लियर? ये ठीक है। मुझे बताओ, जो एसेट 80 लाख का है, क्या उसका जो डेप्रिसिएशन आप निकालोगे, कितना निकालोगे? 8 लाख रुपए, 10% है मान लो, तो 8 लाख रुपए को इसी रेशियो में बांट देंगे। यस, बट क्या कोई एसेट हो सकता है साल के बीच में भी खरीदा हो? हाँ, मान लो कोई एक एसेट है जो 20 लाख का खरीदा है 1 जून को, इस पर डेप्रिसिएशन है मान लो 2 लाख रुपए, इसका कैसे बंटवारा होगा? क्या इसका भी इसी रेशियो में बंटवारा होगा? अभी तक नहीं किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, अभी तक हम लोगों ने यही किया था, जो एसेट खरीदा गया था ना, वो या तो इस डेट में खरीदा है, साल की शुरुआत में, क्वेश्चन देख लो चाहे आप, 8th क्वेश्चन, साल की शुरुआत में खरीदा था वो एसेट 1/4/2023। ठीक है, तो अगर या तो साल की शुरुआत में खरीदा होगा, ठीक है, या फिर साल कन्वर्जन होने के बाद, ये डेट ऑफ कन्वर्जन है, मैं कन्वर्जन होने के बाद की बात ही नहीं कर रहा, कन्वर्जन होने से पहले, बट साल की शुरुआत में नहीं है, बीच में है। तो क्या इसका जो डिप्रिसिएशन 2 लाख, क्या इसका भी 153,213 करें, या इसका रेशियो कुछ अलग होना चाहिए? इसका रेशियो कुछ अलग होना चाहिए। बताओ, ये तो 213 दिन ही रहेंगे, बट यहां पर क्या डेज अलग नहीं है, क्योंकि ये आया ही जून को है, तो जून में हो गए 30, जुलाई में हो गए 31, 30, 31, अगस्त में कितने हो गए 31, तो ये हो गए 92 डेज। कितने हो गए 92 डेज, तो 92 और 213, तो हमें जो डेप्रिसिएशन है 2 लाख का, वो इस रेशियो में बांटना होगा 92 और 213 में। क्या ये बात समझ में आती है? मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर है 9। साइन लिमिटेड हैज अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैरिंग 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन whose WDV on 1/4/2023 was 40 lakh. It purchased another asset of the same block on 1/11/2023 for 14 lakh 40। देखो कब खरीदा ये चेक करो, 1/11/2023। क्या कन्वर्जन की बात हो रही है? कन्वर्जन हुई नहीं है अभी तक, बट पहले एसेट खरीद लिया है। ओके, पुट टू यूज ऑन द सेम डे। साइन लिमिटेड वाज अमालगमेटेड विद शिरडी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January। You are required to compute depreciation allowable to Sai and Shirdi for the previous year ended 31st March 2024। बताओ क्या करें इस केस में? क्वेश्चन नंबर है ये 9, आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर साइन लिमिटेड एंड शिरडी लिमिटेड। मुझे बताओ, पहले क्या मेरे को ओपनिंग WDV लिखना चाहिए? यस, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक कितना दिया हुआ है? ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक 40 लाख रुपए। कितना दिया हुआ है? 40 लाख रुपए। क्या मेरे को कोई नया एसेट परचेज किया है मैंने? कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड, यस, मैंने एक नया एसेट परचेज किया है। मैंने जो नया एसेट परचेज किया है, ये पुट टू यूज लेस देन 180 दिख रहा है मुझे, 11 है ना, तो 11, 12, 1, 2, 3, 5 महीने 180 से कम ही बनेंगे। तो ये हाफ रेट वाली मशीन है, कितने रुपए की? मैं यहां पे हाफ लिख देता हूं, हाफ रेट कितने वाली है? 14,40,000 की, तो 14,40,000। मेरे पास टोटल वैल्यू ब्लॉक हो गया 5440।
वैल्यू ऑफ ब्लॉक। मुझे बताओ मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैंने एसेट बेच दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। मैंने क्या किया है, एसेट बेच दिया है। कब बेच दिया है, कुछ भी नहीं बेचा, सॉरी बेचना तो है ही नहीं कुछ, तो भाई यही है। तो मेरे पास तो 5440 ही क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ रही है, मुझे लगा बेच दिया है। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं, क्या निकालें, डेप्रीसिएशन। अब बताओ डेप्रीसिएशन का रेट क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन का रेट क्या लगेगा। मुझे बताओ क्या 5440 में से क्या यह बात क्लैरिटी है कि 40 लाख पर फुल रेट लगना चाहिए और 1440 पर हाफ रेट लगना चाहिए। बच्चों बताओ, क्या डेप्रीसिएशन जब हम निकालेंगे तो 1440 पर हाफ रेट लगना चाहिए। यस, तो डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 7.5% ऑन 14,40,000 कितना आएगा, ये आ गया 1,08,000, 1,08,000। और डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 15% ऑन बाकी का अमाउंट जो है वो कितना है, 40 लाख। 15% 40 लाख पर कितना आएगा, 6 लाख रुपए। टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 7,08,000 रुपए। टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 7,08,000 रुपए। क्या ये बात क्लियर है, 7,08,000 का डेप्रीसिएशन आ गया। अब क्या करना है, अब प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है, अब डिवाइड करना है। मुझे बताओ, एक है साई लिमिटेड और एक है शिरडी लिमिटेड। पहले देखते हैं जो डेप्रीसिएशन नंबर ऑफ डेज एसेट ऑफ रुपीज 40 लाख, 40 लाख हैज बीन हेल्ड। तो कितने दिन के लिए साई लिमिटेड में 40 लाख का एसेट था और कितने दिन के लिए वो शिरडी के पास था, तो ये निकालना पड़ेगा। तो 40 लाख का एसेट कितने कितने दिन के लिए था। क्या ये बात समझ में आई। अब बताओ कैसे करूं, इसके लिए मुझे डेज निकालने पड़ेंगे। तो डेज निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अप्रैल 1 नवंबर 2023 को जाके मैंने एक नदर एसेट खरीदा और अमेलगमेट कब हुई है ये कंपनी, 1 जनवरी को हुई है। तो मुझे बताओ ये तो 40 लाख का एसेट तो 1 अप्रैल से है, तो बताओ कितने होगा, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। क्या ये 275 डेज बन गए। यस, 275 डेज। अच्छा शिरडी में कितने बनेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये लीप ईयर मान के चल रहा हूं, तो 366 माइनस कर दो इसमें से, तो ये बनेगा कितना, 91 डेज। कितने बन रहे हैं, 91 डेज। अब ये 40 लाख के ऊपर जो डेप था वो बांट देते हैं। डेप ऑफ रुपीज कितना था, 6 लाख। प्रपोर्शनेट कर दो इसको, बताओ कैसे आएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 275 डिवाइडेड बाय 366 और ये आ गया 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 366। मुझे बताओ इसका कितना आया, 6 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 275 डिवाइडेड बाय 366, ये आएगा 4,50,820 और माइनस कर देते हैं इसमें से 6 लाख रुपए, ये आ गया 1,49,180। क्या ये बात समझ में आई। ये मेरे डेप्रिसिएशन आ गए दोनों के। अब मेरे को दूसरे एसेट की बात भी करनी है, नंबर ऑफ डेज एसेट ऑफ रुपीज 14,40,000 हैज बीन हेल्ड। तो ये 14,40,000 का जो एसेट है वो कितने दिन के लिए हेल्ड है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा। क्या आपको क्वेश्चन में दिया था कि 1 नवंबर को खरीदा ये एसेट, यस, तो नवंबर दिसंबर 2 ही महीने तो हुए, तो ये बन गए 61 डेज। कितने बन गए, 61 डेज। और ये कितने बन गए, 91 डेज। मुझे बताओ डेप्रीसिएशन कितना है, ऑफ रुपीज 1,08,000। इसको हम लोग 61 और 91 की रेशियो में बांट देंगे, तो बताओ कैसे आएगा, 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 61 डिवाइडेड बाय 152 और ये आ गया 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 152। कितना आएगा,
1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 61 डिवाइडेड बाय 152, ये आ गया 4,342, और ये आ गया 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 152, 64658। दैट्स इट। मुझे बताओ, ये आ गया मेरा ए पार्ट और ये आ गया मेरा बी पार्ट। मेरा टोटल डिप्रिसिएशन क्या आ गया? ए प्लस बी। टोटल क्या आ गया? 450,820 प्लस 43,342 प्लस ये हो गया कितना टोटल? 4,94,162, और ये हो गया 149,180 प्लस 64,658, ये हो गया टोटल 2,13,838। दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आई किस तरीके से कैलकुलेट करना है? देखो, कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार लॉजिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर और बेटर होता जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको होमवर्क करना है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क करने हैं, ठीक है जी। ये दोनों क्वेश्चन आप हाथों हाथ अभी के अभी करना स्टार्ट कर दो। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास। बाय बाय एवरीवन।